शांति शांति अपने बाप के साथ एक गांव में, जिसका नाम भूरे वाला था, रहा करती थी। एक दिन वो घर आई तो अचानक से उसका बाप नजर ना आया। उसकी माँ पहले ही फोत हो चुकी थी। शांति बेचारी अकेली पड़ गई। वो रोने लगी। उसका गांव में कोई भी और नहीं था। अब मसला ये था कि वो किसके साथ रहे। वो दिन रात बैठी रोती रहती थी। उसके चाचा चाची ने उसे अपने पास रखने का फैसला किया और गांव वाले ने उसकी शादी के लिए एक राजेश नामी लड़के को चुना। राजेश से उसकी शादी बहुत धूमधाम के साथ कर दी गई। शांति भी इससे बहुत खुश थी। शांति अपने घर वालों की खूब खिदमत करती और उसके सब ही ससुराल वाले उससे बहुत प्यार करने वाले थे। वो सब उसका बहुत ख्याल रखते और उसका छोटा देवर उसका बहुत ही ख्याल और चाह से ख्याल रखता। एक दिन वो और राजेश सो रहे थे कि उसे एकदम से चीखने की आवाज़ आई। वो परेशान होकर उठी। उसने राजेश की तरफ देखा। वो सोया हुआ था। उसने आवाज़ को दोबारा महसूस किया, लेकिन फिर अपना वहम समझकर सोने की कोशिश करने लगी और वो सो गई। इसी तरह अगले दिन उसे चलते फिरते हुए उन आवाज़ों का शोर कानों में सुनाई देने लगा और उसे हर तरफ वही शोर सुनाई देता और वो हैरान परेशान सी रहने लगी। उसने अब इस बात का जिक्र अपने घर वालों से भी किया। राजेश और उसका भाई ये सुनकर हैरान हुए और उसे ये कहा कि तुम अपने वालिद को याद करती हो इसलिए। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता शांति की तबीयत बहुत ख़राब रहने लगी। वो दिन ब दिन बहुत मुख्तलिफ सा बिहेव करने लगी। राजेश ने एक दिन उसे देखा और उसका नाम लिया। वो गुस्से से चिल्ला कर राजेश पे हमला आ। राजेश और उसके बाकी घर वालों को उसका रवैया बहुत अजीब लगता था, लेकिन फिर भी वो सब घर वाले उसका बहुत ख्याल रखते। लेकिन उसका रवैया दिन ब दिन बदल रहा था। उसमें बहुत गुस्सा और शदीद नफ़रत के एहसासात पैदा हो रहे थे। उस पर एक अजीब तरह का असर हुआ जा रहा था। उसका रवैया दिन ब दिन ख़राब। एक दिन वो अचानक से एक अंधेरे कमरे में पहुंची। उसने उस मूर्ति को देखा, उसे हाथों में उठाया और उसकी हालत अजीब होने लगी। वो परेशान हो गई। उसे घबराहट महसूस हुई। उसने एकदम से मूर्ति को पीछे फेंक दिया। मूर्ति को रख के वो जब वापस जा ही रही थी कि अचानक से उसके पाँव से कोई चीज़ टकराई। उसने घबराहट में जब अपने पाँव की तरफ देखा तो वहाँ पर एक स्केलेटन नज़र आया। इंसानी हड्डियाँ और सर हर तरफ बिखरा हुआ था। खून, हड्डियाँ। उसे देखकर अजीब सा महसूस होने लगा। उसकी तबीयत बोझल होने लगी। वो परेशानी के आलम में इधर उधर देखने लगी। सामने ही उसे एक ख़त नज़र आया। उसने वो ख़त पढ़ा और उसकी तबीयत और ख़राब होने लगी। वो ख़त पढ़ते जैसे जैसे ख़त पढ़ती जा रही थी, उसकी तबीयत मज़ीद ख़राब होती जा रही थी कि अचानक से वो बोझल होकर वहीं पे गिर गई। मूर्ति भी हिलने लगी और उसको अजीब सी आवाज़ें भी आने लगी। शांति से सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा था और वो बुरे हाल में हो गई। जब उसकी आँख खुली तो उसने अपने आप को अपने बेड पे पाया। सब घर वाले उसके आसपास खड़े थे, लेकिन वो अजीब तरह से परेशान और चिल्ला रही थी। सब घर वालों ने उसे हौसला दिया, उससे बातें की, उसे नॉर्मल करने की कोशिश की, लेकिन वो किसी की बात नहीं सुन रही थी। राजेश उसका बहुत ख्याल रख रहा था, लेकिन राजेश के कमरे में आते ही देखा कि शांति वहाँ मौजूद नहीं है। उसने जब शांति को ढूंढने की कोशिश की तो देखा कि कमरे के कोने में खड़ी वो दीवार से अपना सर पटक रही है। उसने जब उसे बुलाया तो वो बुरी तरह से उस पर चीखी, चिल्लाई और कहा कि मैं बेगुनाह हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेगुनाह हूँ, मुझे छोड़ दो। राजेश ने उसे तसल्ली दी और उसे नॉर्मल करने की कोशिश की।
फिर वो सो गई। सुबह उठ के शांति की दोबारा से वैसी ही हालत थी। सब घर वाले अजीब उसके रवैये से परेशान थे। वो चीख रही थी, गुस्सा कर रही थी, उसकी शक्ल भी अजीब होने लगी थी। सफ़ेद उसका चेहरा अजीब सफ़ेद पड़ रहा था। अजीब सी तरह की कराहियत उसके चेहरे पे महसूस हो रही थी। वो गड़गड़ा रही थी, चीख रही थी। सब घर वाले डर गए और उसके इस बिहेवियर पे बहुत बहुत परेशान हुए। लेकिन शांति मुसलसल चीखे जा रही थी। सब घर वाले परेशान उसकी ये हालत देख रहे थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। फिर वक्त गुजर गया। एक दिन उसके ससुर ऐसे ही बैठे हुए थे कि अचानक से उन्हें अपनी कमर में कुछ महसूस हुआ। जब उन्होंने मुड़कर अपने कमर की तरफ देखा तो शांति अपने नाखूनों से उनकी कमर नोच रही थी। उन्हें बहुत तकलीफ हुई। वो चीखे चिल्लाए। सब घर वालों के जमा होने पे भी शांति जोर जोर से गुर्रा रही थी, चीख रही थी। सबने उसे पकड़ के बांध दिया। राजेश ने उसके कमरे को दरवाज़ा बंद किया, लेकिन वो रात में फिर गायब हो गई। और जब राजेश ने उसे देखा तो भागती हुई अपनी ससुर के कमरे में घुस गई और उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। उसने अपने ससुर को मार दिया और उनको नोच नोच के खाने लगी। अजीब वहशीपन था उसमें, अजीब तरह की कराहियत आ रही थी उसे देख के। हर तरफ खून ही खून था, चीखें थी, शोर था और शांति अपने काम में लगी हुई थी। सब ने उसे इस कमरे में बंद कर दिया और उसका हल तलाश करने लगे। उसकी सास समझ गई थी कि ये कोई काला साया है जो शांति को अपने असर में लिए हुए है। उसने अपने बेटों को लिया और उस घर से निकल गई। वो समझ गई थी कि शांति या तो अब खुद मर जाएगी या फिर इन सबको मार देगी। वो रात इन्होंने बहुत कठिन गुजारी। वो अपने किसी रिश्तेदार की हवेली में थे। लेकिन फिर कुछ दिन बाद जब वो अपनी हवेली में वापस आए तो राजेश की माँ ने राजेश को आहिस्ता आहिस्ता करके उस काले जादू वाले के बारे में बता दिया जो उनके उस कमरे में बैठ के काला जादू अक्सर किया करता था। और उस मूर्ति के बारे में भी जिक्र किया कि शायद ये मूर्ति का असर है। शांति पे भी उसी का असर था। राजेश को उसने सब कुछ बता दिया और फिर कुछ दिन बाद घर में सबकी लाशें मिली। सिर्फ एक उसका देवर जो उस घर में जा नहीं सका था वो बच गया। उसकी सास, राजेश और शांति खुद, सबकी लाशें। आज भी वो हवेली वैसे ही बंद मौजूद है।